कहानियाँ बहुत सारी ऐसी है जो आज भी अनकही है और उन कहानियों का सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कहानियाँ हमें प्रेरणा भी देती है और वो कहानियाँ बताती है समाज की कई सारी हकीकतें। हमारे इस सेगमेंट अनटोल्ड स्टोरी में हम ऐसी कई कहानियां आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आज जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूं वो कहानी है एक ऐसे बैंक की जो एकदम डूबता हुआ था और उसे वापस समुंदर में लाया गया। एक ऐसा बैंक जिसको बुरी हालत से अच्छी हालत में लाने के पीछे एक कंप्यूटर ऑपरेटर से सीईओ के पद तक का सफर तय करने वाला शख्स है। और आज वो शख्स हमारे साथ है जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल। सीईओ कोऑपरेटिव बैंक के हैं आप। राजलक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव बैंक को आपने किस हालत से किस हालत में लाए, इसको अगर आप नटशेल में बयां कर सके तो बताएं। मोहम्मद इकबाल खान। राजलक्ष्मी महिला बैंक की स्थापना 1996 में हुई थी और मैं आर के गुरवाल एंड कंपनी में सीए के पास था। बैंक की बड़ी बुरी हालत थी। बैंक के पूर्व सांसद रामदास अग्रवाल जी, जो अब नहीं रहे हैं, उनके किसी स्टाफ के द्वारा बताया गया कि उनकी वाइफ यहाँ की चेयरमैन है। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, फिर मेरे बॉस ने कहा कि ये इस बैंक को अगर बचाना है तो अपने को कंप्यूटराइज करना होगा। जब मैं इस बैंक के अंदर कंप्यूटराइज करने आया तो मैंने यहाँ के हालात देखे कि किसी लेडीज ने कहा कि कभी तो कोई कृष्ण भगवान आएंगे जो इन पापों से मुक्ति दिलाएंगे। तो मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया कि इस बैंक में ऐसा क्या हो रहा है कि कितने पाप हो रहे हैं। बैंक की अध्यक्ष फिरोजा बानो थी, पावरफुल थी, ठीक है, वो राजनीति में थी और वो आरबीआई के निर्देशों के खिलाफ, आरसीएस के निर्देशों के खिलाफ काम करती थी और फर्जी पट्टों पर लोन देती थी और उनके द्वारा फर्जी पट्टों का सिलसिला जारी रहा। आरबीआई के द्वारा 2014 में उनके लोन पर रोक लगा दी थी और डिमांड लोन पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी फिरोजा बानो ने आरबीआई के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट गई, वहाँ भी वो हारी। उसके बाद उसने दोबारा से फर्जी चुनाव कराए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मार्च 2016 को फिरोजा बानो के कराए हुए चुनावों को अवैध घोषित कर दिया और जो उन्होंने चुनाव कराए थे वो भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन 2012 के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन था। रजिस्ट्रार को आरबीआई ने आदेश दिए। उसके बाद फिरोजा बानो ने इस बैंक को कुछ अवैध लोगों के हाथों में बेच दिया और पुलिस को पैसा दे दिया, बैंक को कब्जे में ले लिया, जिसके अंदर बैंक के पूर्व कमिश्नर संजय अग्रवाल भी शामिल रहे, जिनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई की है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन चेनाराम और संजय अग्रवाल जैसे लोग करप्टेड, जिन्होंने मेरे मर्डर के लिए भी पैसा लिया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। न्यायालय के आदेश हुए थे फिरोजा बानो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के, वो भी एफआईआर उन्होंने नहीं की थी। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से पुलिस अधीक्षक अंशुमान भौमियन जी ने भी उनको पत्र लिखा था कि न्यायालय के आदेश माने, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं। सर, एक बैंक जिसमें लोग अपने खाते खुलवाते हैं, कोई अपनी बेटी की शादी का सपना देखता है उन पैसों से, कोई अपने बेटे की पढ़ाई का सपना देखता है, उस बैंक के साथ इतना कुछ हो गया, फिर आपने उस स्थिति से इस स्थिति पे कैसे लाए? सर, हालात ये हो गए थे कि बैंक का बिल्कुल ऐसा हो गया था, जो लोग डिपॉजिट कराते हैं उनके सपने होते हैं बेटियों के लिए, और मैं मानता हूँ कि बैंक को दोबारा से उभारना बड़ा मुश्किल था, लेकिन लड़ाई लड़ी, पूर्व प्रबंधन के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए और रजिस्ट्रार कार्यालय के से आदेश कराए, धारा 55 में जांच कराई और काफ़ी लोग थे जो परेशान थे, जिन्हों की बच्चियों की शादी थी। उसके लिए हमने भारतीय रिजर्व बैंक को भी सूचित किया। हमने एक कमेटी गठित की कि यदि किसी को इतनी ज़रूरत पड़ती है या कैंसर है या किसी बीमारी से पीड़ित है तो हमने एक कमेटी गठित की, या शादी है तो उनके लिए पैसा देना है, तो फिर हमने वो उनको दिया और उसके बाद हमने काफ़ी शेयर कैपिटल बढ़ाई और काफ़ी हमने खाते खोले और लोगों को कभी भी पैसों से नहीं रोका।
जहां आज का एक वक्त है जब पीएमसी जैसे बड़े बड़े बैंक पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, वहां लोग पूरी तरह से नुकसान में हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स पर विश्वास जहां बहुत कम हुआ है, वहां उस वक्त में आपने इस बैंक को उस स्थिति से इस स्थिति में लाए। ये स्ट्रगल की पूरी कहानी में कई बार डिमोटिवेशन भी हुआ होगा, कई बार लगा होगा क्यों मैं लड़ रहा हूँ, छोड़ दूँ। लेकिन फिर क्या वो ऐसी चीज़ थी जो इस लड़ाई को जारी रखे रही? ये बचपन था। मैं 7 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और मैंने बचपन से ही ये चीज़ें संघर्ष देखे। मेरी माँ कहती है कि तेरे तो माँ के पेट से ही दुश्मन पैदा हुए हैं। तो बचपन से आदी हो गया था इन लड़ाइयों को लड़ने का। और इसमें सरकार ने भी देखा कि पुलिस वास्तव में कुछ लोग, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था, संजय अग्रवाल के खिलाफ अभी भी कार्रवाई चल रही है। ये लोग इतने करप्टेड होते हैं कि ये लोग ये सोचते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये चाहे जिसको आतंककारी बना सकते हैं, चाहे जिसको मुलजिम बना सकते हैं। मतलब मेरे साथ काफ़ी दिक्कतें पेश आई थी। मेरी बच्ची भी कहती थी कि पापा कब तक। कई बार तो ऐसा भी सोच लिया था पुलिस अधिकारियों के सामने कि भाई अगर हमें कुछ होता है तो हम बाहर आके कुल्फ़ी थोड़ी बेचेंगे, हम भी वही काम करेंगे। ठीक है, ऐसा कई दिक्कतें पेश आई जहाँ काफ़ी संघर्ष किया है। और आदमी टूटता है लेकिन फिर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे कितने पल रहे हैं बैंक में, देखो आप। और आज जिन लोगों को हमारे कहने से डिपॉजिट, शेयर कैपिटल है ना, तो आज वो लोग बिल्कुल उनकी उम्मीदें पे वो खड़े उतरे। उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हमने आज बैंक को वहाँ लाके खड़ा कर दिया कि जहाँ वास्तव में इतने बड़े बड़े बैंक बंद हो रहे हैं, वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे बैंक पर से प्रतिबंध कम कर दिया, हटा दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जहां एक तरफ वित्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि कई बैंक बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बैंक को डूबती हुई नैया से पूरी तरह से मुख्य धारा में लाने वाले इकबाल जी हैं। ये बहुत सारी उम्मीदों पर काम कर कर बहुत सारी दुआएं जब मिलती है तब ऐसा कुछ संभव हो पाता है। आपकी इस पूरी कहानी से, जहां आपकी लड़ाई जिनसे थी वो कोई छोटे लोग नहीं थे, फिर भी आप लड़ते रहे, अब आगे का क्या विजन है? आने वाला वक्त क्या है? आगे लड़ाई उससे ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके खिलाफ मैं अब भी कार्रवाई कर रहा हूँ और इनके खिलाफ 4.5 करोड़ के मामले दर्ज हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये लोग अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको चेनाराम के बारे में बताया कि वो अभी भूमिगत है, उसको अभी एसीबी की टीम ने, दिनेश एमएन साहब ने अपने तरीके से उसको, ठीक है ना, उसके मामलों को देखा था। तो संघर्ष अभी जारी है। इसके अंदर फिरोजा बानो को अरेस्ट करना है और वो केंद्र के अंदर हज कमेटी के अंदर विधि विरुद्ध सदस्य बनी हुई है और उसको जातिवाद के तौर पर वहाँ रखा गया है। बाकी कानूनन वो हज कमेटी की सदस्य नहीं बन सकती और इसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। जांच जारी है, लेकिन जांच बहुत धीमी गति की है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, ये लोग क्या है, ऐसे ऊपर से दबाव डलवाते रहते हैं। गिरफ्तारी भी उसकी होगी, उसके पीछे कौन कौन है, राजनीतिक लोग मैं जानता हूँ सबको, और वो बहुत हाई प्रोफाइल हैं। उनकी बहुत दिक्कतें आ रही हैं उनको पेश के वो मेरे को अभी तक मर्डर नहीं करवा सके। बाकी काफ़ी कोशिशें की थी और ऐसे ऐसे समय भी आए थे जब पूरी पुलिस फोर्स को इस काम के लिए लगा दिया था, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने इनके विधि विरुद्ध कार्यों पर रोक लगा दी थी। अब तक हमने कई विज्ञापनों में सुना था कि डर के आगे जीत है। आज हम पूरी तरह से साक्षात देख रहे हैं कि जब डर के आगे कोई आदमी निकल जाता है तो कैसे जीत होती है। क्या कहता है वो पूरा स्टाफ, क्या कहता है वो पूरा मैनेजमेंट, क्या कहता है वो इतने सारे डिपॉजिटर्स इस लड़ाई के बारे में, क्या सुनने मिलता है आपको? स्टाफ तो खुश है, स्टाफ इस बात को जानता है। मैं एक बार तो बैंक छोड़ के चला गया था 2016 में, जब बैंक को इन्होंने इंटीगल को बेच दिया था और इंटीगल के केशव बड़ाया ने आके कब्जा कर लिया था। और चोमू के हिस्ट्री सीटर जैसे कोई, भाई हमने वो कौन सा शिवानी जडेजा कांड में मेरे भाई ने ये किया था, ऐसे कई आपराधिक लोग बैंक में भी हथियार लेकर आए थे, लेकिन शायद उनको अपनी ज़िंदगी प्यारी थी, वो दोबारा नहीं आए। तो ये है पूरी कहानी, ये है एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जिसको आप सब लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ से डर कर, किसी भी चीज़ से हारा नहीं जा सकता। जीत उसके बाद लिखी होती है और इतने बड़े बड़े लोगों से लड़कर आज
जीत दर्ज की है इकबाल जी ने। इकबाल जी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसी बात जो आप और कहना चाहते हो हमारे दर्शकों के लिए, उनकी इंस्पिरेशन के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको जीतना है तो कभी कभी जीतने के लिए आदमी को बहुत सी चीज़ों में मतलब उनको सहन सहन करना पड़ेगा। आपको कई जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये किन ताकतों से लड़ रहा है, ये उनका कुछ नहीं कर सकता, ये अभी बच्चा है। तो आप इन चीज़ों को नहीं देखें, आप सिर्फ इतना देखें, महाभारत देखें, और महाभारत में देखें कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गजों को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को कैसे सलटाया। क्योंकि उन्होंने कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देना ऊपर वाले का काम है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल देना ऊपर वाले का काम है। और आज इस बैंक को फल मिला भी है। इस बैंक पर से सारे प्रतिबंध हट गए और डिपॉजिटर्स डिपॉजिट कर रहे हैं। उन सब की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है ये बैंक। इकबाल खान जी की बदौलत ये सब कुछ हुआ है, जो बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने इस पूरे बैंक को वहाँ से निकाला है जहाँ पर ये बैंक खत्म होने की कगार पे था।